मॉनसून सत्र का पहला दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। अगले दिन यानी कि 22 जुलाई को दोपहर तक इस्तीफा मंजूर कर लिया गया राष्ट्रपति की ओर से। उनकी ओर से वजह बताई गई हेल्थ इश्यूज। हालांकि इस्तीफा उन्होंने क्यों दिया, इस सवाल पर कयास है, थ्योरीज मार्केट में बहुत सारी है। विपक्ष सत्ता पक्ष अपनी अपनी बात कर रहा है, लेकिन अब क्या, कोई इसे बिहार कनेक्शन भी बता रहा है, बिहार से जोड़कर दिखा रहा है। इस वक्त हमारे साथ प्रभात जी मौजूद हैं। प्रभात जी, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ? 101 वजह मार्केट में आ चुकी है, लेकिन कोई भी वजह सही सटीक दिख नहीं रही है। मेनका देखिए, ये अभी तो हंसी आ रही है, लेकिन वाकई जिस तरीके से ये पिछले 12-15 घंटे में जो चीज़ें हुई हैं, कल रात को अचानक 9:15 साढ़े 9 के बीच ये खबर आती है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे में जो पहला कारण उन्होंने बताया है, एकमात्र कारण, कि स्वास्थ्य के इजाजत नहीं दे रहा था। स्वास्थ्य की परिस्थितियों को देखते हुए और डॉक्टरों के परामर्श को देखते हुए मैंने इस्तीफा दिया है, मैं दे रहा हूँ और तत्काल प्रभाव से दे रहा हूँ। भाई, स्वास्थ्य की वजह से अगर दे रहे हैं तो मॉनसून सत्र का पहला ही दिन, पहले भी हो सकता था, पहले भी हो सकता था। स्वास्थ्य आपका ऐसा नहीं है कि अचानक उस दिन भर में कोई ऐसी चीज डेवलप हुई हो और अचानक आपको इस्तीफा देना पड़ा हो। हाँ, सेशन नहीं चला पाएंगे आप। तो ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य ये, और अब ये खुलकर कही जा रही है ये बात कि स्वास्थ्य ही कारण नहीं है। स्वास्थ्य भी एक कारण है, ये हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य ही कारण नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं ये स्वास्थ्य वो वाला स्वास्थ्य नहीं है, ये राजनीतिक सेहत की बात हो रही है। शायद कोई राजनीतिक सेहत बिगड़ गई। हो सकता है मेनका। पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है, कई बार मतलब मुखर तौर पे वो कई मौक़ों पे सरकार से उनकी लाइन लेंथ थोड़ी अलग दिखी है। हाँ, हम तो पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि एकदम 100% अलग दिखी है, लेकिन थोड़ी अलग दिखी है। हाँ, अब उसके बाद जो चीज़ें, जो सवाल उठ रहे हैं कि अब धनखड़ जी गए तो अब कौन, मेन सवाल ये आ रहा है। अब कई पॉलिटिकल पंडित या राजनीतिक हलकों में ये चर्चा हो रही है कि भाई इसको बिहार से कनेक्ट किया जा रहा है। और बिहार में कांग्रेस के ही एक नेता हैं, वो बिहार से जोड़ रहे हैं, दानिश अली। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए, अब ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा जिससे बिहार चुनाव के दौरान फायदा मिल जाए बीजेपी को। जी, ये एक थ्योरी चल रही है। ये कल उनके इस्तीफे के तुरंत बाद सोशल मीडिया पे, ट्विटर्स पे कई लोगों के पोस्ट ये देखने को मिल गए, कई नाम आ गए सामने। कईयों ने तो ये तक कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए कुर्सी खाली कराई गई है। एक समझौते के तहत नीतीश कुमार जो है दिल्ली शिफ्ट होंगे और वहाँ मुख्यमंत्री, मतलब चुनाव के बाद बीजेपी जो है मुख्यमंत्री के तौर पे किसी और चेहरे को ले आएगी। कई उसी थ्योरी में एक किसी का मैं पोस्ट देख रहा था, वो एक कदम और आगे कि भाई बिहार में अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, डिप्टी सीएम जो है वो जेडीयू के होंगे। तो इस तरह की बात की जा रही है। लेकिन के पंख बहुत मजबूत होते हैं ना। कयास मतलब ये जो कहा जाता है ना, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक सच्चाई सामने आती है, कयास जो है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के वापस लौट चुका होता है। इसी तरीके की बातचीत चल रही है। लेकिन एक अगर बिहार वाली थ्योरी में देखें तो दो नाम बहुत प्रबल दिख रहे हैं जी। हालांकि अभी भी धनखड़ जी के इस्तीफे के बाद जो कार्यभार उपसभापति डॉक्टर हरवंश, वो कामकाज देखेंगे जब तक कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। तो अभी भी ये कह लीजिए कि सदन के संचालन की जिम्मेदारी एक बिहार के नेता के पास है, जेडीयू से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा दो नाम और बड़े प्रमुखता से चर्चा में हैं। एक रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, जेडीयू से हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, अभी केंद्रीय मंत्री हैं। एक नाम ये, इनको अगर मतलब जो थ्योरी दी जा रही है, अगर रामनाथ ठाकुर को लेके आते हैं तो एक बड़ा वोट बैंक है उनकी बिरादरी का, और उससे रिलेटेड मतलब पिछड़ा वोट बैंक जो है, उसमें एक बड़ा वोट बैंक है वो, जिससे कि साध सकते हैं। और बिहार के नाम पर, बिहारी नेता के नाम पर कंसेंसस बनाने में भी थोड़ी आसानी होगी। एक दूसरा नाम है, अच्छा मतलब ये रामनाथ ठाकुर का नाम अचानक ही नहीं आया। आप पीछे अगर देखें तो भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल का
को भारत रत्न देना अपने आप में, मतलब पिछले साल जब ये भारत रत्न का अनाउंसमेंट हुआ लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, तो उस समय भी ये चर्चा शुरू हुई थी कि भाई अचानक से कर्पूरी ठाकुर 50 सालों के बाद कैसे याद आ गए सरकार को, क्योंकि वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो आगे एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। आगे एक स्टेप और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा एक नाम आ रहा है आरिफ मोहम्मद खान का। मुस्लिम चेहरा है, प्रोग्रेसिव मुस्लिम है, और उतने ही विवादित जितने जगदीप धनखड़। आरिफ मोहम्मद खान के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि आरिफ मोहम्मद खान के नाम पर 2017 में जो बिहार वाला कनेक्शन रामनाथ कोविंद का बिठा के जो बीजेपी ने साधने की कोशिश की थी, वो एक मदद मिलेगी। और आरिफ मोहम्मद खान से सिर्फ बिहार नहीं सधेगा, बल्कि पश्चिम बंगाल, जो अगले साल 2026 में जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, वहाँ भी मदद मिलेगी। तो ये कहा जा रहा है। आरिफ मोहम्मद खान मतलब उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, बुलंदशहर के मूल निवासी हैं, विद्वान माने जाते हैं, बीजेपी की लाइन लेंथ को फॉलो करते हैं और बहुत हद तक सूटेबल हैं, एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। मतलब केरल में बहुत लंबा टेन्योर उन्होंने बतौर गवर्नर गुजारा है और अब केरल से बिहार भेजे गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि बयानों से उसी तरह से सुर्खियों में रहते वैसे ही सुर्खियों में रहते हैं। बिल्कुल, मतलब उनका अगर ये कहें तो एक बीजेपी अपने आप को मुस्लिम फेवरेट चेहरे के तौर पे पोर्ट्रे कर सकती है आरिफ मोहम्मद खान के नाम पे। तो एक थ्योरी ये चल रही है, मतलब हरवंश, रामनाथ ठाकुर और आरिफ मोहम्मद खान। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि हरवंश नारायण सिंह को भी बनाया जा सकता है उपराष्ट्रपति। क्या ये मुमकिन है? देखिए, मुमकिन कुछ भी संभव है। राजनीति में 1+1 2 नहीं होता है हमेशा, 1+1 11 भी कई बार हो जाता है। तो ये संभव है। और अभी मतलब अगर स्वाभाविक तौर पे एक देखा जाए कि एक स्वाभाविक उम्मीदवार अगर हैं तो डॉक्टर हरवंश हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके सहयोगी पार्टी से वरिष्ठ हैं। तो ये सारा इक्वेशन जो है वो सूटेबल तो है डॉक्टर हरवंश के लिए भी। लेकिन बीजेपी और ख़ास तौर पे बीजेपी के जो आला कमान है वो हमेशा सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, यही बात मैं कहने वाली थी कि जिन जिन नामों की चर्चा होती है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो बीजेपी में, चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अब उपराष्ट्रपति भी, हमने देखा है कि जिन नामों की चर्चा बहुत ज़्यादा होती है वो नाम गायब हो जाते हैं, कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट सामने होता है। तो इस बार क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। बिहार कनेक्शन वाकई में कुछ निकलता है या नहीं, या इस मौके को बिहार से जोड़कर बीजेपी भुना कल रात से चर्चा यही चल रही है। मतलब कई लोगों ने तो ये तक कह दिया कि भाई 100% आप गारंटी मानिए बिहार से ही होगा, या बिहार से कनेक्शन वाला ही कोई नेता होगा। और ये स्वाभाविक भी है कि सामने चुनाव है बिहार में, और बिहार में अभी चुनाव तो जो भले है वजह वो ना हो, लेकिन इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल उठाया जा सकता है, और ये मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अपने हित में होता है। और जो कार्यशैली है बीजेपी की, तो बहुत ज्यादा इससे आश्चर्यचकित होने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जहाँ पर कई सारे डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं, एक नहीं दो डेप्यूटी सीएम हो सकते हैं। और ये एक बिल्कुल एक वो मतलब ट्रेडिशन बन गया है कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, जहाँ भी बीजेपी की अपनी सरकार है या सहयोगियों के साथ की सरकार है। तो ये परंपरा तो चल ही रही है। तो बिहार कनेक्शन ये है। चलते चलते एक सवाल फिर वही वाला पुराना सवाल, आखिर वजह क्या रही होगी इस्तीफे की? अंदर क्या क्या बातें चल रही हैं, बताइए शॉर्ट में। जी देखिए, अब इसमें कई तरह की देखिए, कल एक मीटिंग भी हुई थी, कई तरह के कयास में जेपी नड्डा नहीं पहुंचे थे। देखिए, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी। दोपहर में फर्स्ट हाफ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें 12 बजे के आसपास। उसमें कई मुद्दों पे चर्चा हुई। एक मुद्दा कोई ऐसा था जिस पे कंसेंसस नहीं बना हुआ कि ये मीटिंग फिर शाम में की जाएगी। शाम में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में धनखड़ जी इंतजार कर रहे थे। विपक्ष के जो लोग नुमाइंदे होते हैं एडवाइजरी कमेटी में वो आ गए, लेकिन सत्ता पक्ष से खुद मतलब नेता सदन होने की वजह से के नाते नड्डा जी को जाना था, संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते किरण रिजिजू को जाना था। ये दोनों लोग नहीं पहुंचे। वो बैठक आज दोपहर तक के लिए टाल दी गई। कल शाम 4:30 बजे
की बैठक आज दोपहर के लिए टाली गई। इसका मतलब कि उस समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, उसके बाद चीजें अचानक बदली उसके हैं। बाद कुछ हुआ है। अब ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, जी। ये तो कुछ तो बड़ा है, जैसे कि कुछ पप्पू तो है। यादव कह रहे हैं सांसद पूर्णिया से कि कुछ तो बड़ा है, जो दिख रहा है वो नहीं है। नहीं है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद कह रहे हैं कुछ तो देखिए, राज है जिस पर पर्दादारी है। जयराम रमेश का जो पहला ट्वीट, सबसे पहला पॉलिटिकल ट्वीट आया जयराम रमेश का, जयराम रमेश ने कहा कि आज शाम, मतलब देर शाम तक मेरी बातचीत हुई है उनसे फ़ोन पे, सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक उन्होंने कल दोपहर के लिए, मतलब आज दोपहर के लिए मीटिंग बुलाई थी, हमें मिलना था, लेकिन आज अचानक क्या हुआ कुछ घंटों में कि ये परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई और उनका इस्तीफ़ा आ गया। और आज की खबर ये है कि इस्तीफे, मतलब उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट इस्तीफ़ा दिया है। आज वो सदन भी नहीं आए, अपनी विदाई समारोह में भी शामिल नहीं हो रहे हैं वो, मतलब उनके लिए एक, भाई अगर आते तो एक विदाई समारोह दिया जाता, जो एक प्रोटोकॉल है, एक परंपरा है कि कोई भी जब अपने पद से हटता है तो एक विदाई, फॉर्मल विदाई दी जाती है, लेकिन उसमें भी शामिल नहीं हो रहे हैं वो। तो इसका मतलब कुछ तो बड़ा है। कुछ तो बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्तीफे पर कहा कि उनके सेहत की कामना करता हूं। अलग अलग पोस्ट पर रहते हुए देश की उन्होंने सेवा की, उन्हें मौका मिला और उन्होंने काम भी किया। वो भी 12-14 घंटे बाद आया है, 12-14 घंटे बाद आया, उस पर भी चर्चा है। बिल्कुल, उस पर भी चर्चा है। देखिए, कुछ तो बड़ा है और कह सकते हैं कि ये जगदीप धनखड़ का स्टाइल भी है। चाहे वो किसी पद पर चुने जाते हैं या वहाँ से हट रहे हैं, कहीं पर मौजूद हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, राजस्थान में हो गवर्नर के तौर पर, या फिर उपराष्ट्रपति के पद पर हो, उनका हर एक बयान इसी तरह से चर्चा में होता है, हर एक मूवमेंट उनकी एक बड़ी चर्चा में अच्छी आ जाती जानकारी है। मैं यहाँ शेयर कर दूं आपको जी। कि आज तक धनखड़ जिस भी पोस्ट पे रहे हैं, कहीं भी अपना टेन्योर पूरा नहीं किया है, सिवाय एक बार विधायकी के। एक बार वो विधायक चुने गए थे, उसमें उन्होंने 5 साल का अपना टर्म पूरा किया, लेकिन उसके बाद आज तक जहां भी रहे, पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहे, टेन्योर पूरा नहीं किया, उससे पहले उपराष्ट्रपति बना दिए गए, उपराष्ट्रपति बन के आए, 2022 में चुने गए थे, 11 अगस्त 2022 से उनका कार्यकाल शुरू हुआ था, जो 10 अगस्त 2027 तक चलना था, पूरा नहीं कर पाए, बीच में ही इस्तीफा दिया। हालांकि 10 जुलाई 2025 को, मतलब 10 दिन पहले, उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, और बड़े नाटकीय और बड़े फिल्मी अंदाज में, वो आप वीडियो देख सकती हैं कि आई विल रिटायर ऑन सम टाइम, मतलब उन्होंने एक वो 2027 अपना टेन्योर पे उन्होंने कहा था। एक लाइन उन्होंने जोड़ा था कि अगर डिवाइन इंटरवेंशन ना हो तो, ये डिवाइन इंटरवेंशन उन्होंने किसी और टर्म में कहा, लेकिन यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन मुझे लगता है कि अब कुछ और है। अब कुछ और है। कयास फिलहाल तो चर्चा चलती रहेगी, कयास लगाए जाते रहेंगे, लेकिन जो चीज़ें सामने हैं वो यही है कि मानसून सत्र का दूसरा दिन, एक तरफ संसद के अंदर हंगामा हो रहा था, राज्यसभा लोकसभा के अंदर सदन की कार्यवाही चल रही थी, स्थगित हो रही थी, दूसरी तरफ बाहर चर्चा सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और उसके बाद जो स्थिति बनी है और अब क्या करना है इस पर हो रही है।